डिटरमाइन द कपलिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, डिटरमाइन के कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग एंड कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड in the coupled inductor at time t equals to 1 second if v equals to 60 cos 4t plus 30 वोल्ट। दिख रहा है सबको, विजिबल है या नहीं? ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास एक सर्किट दे रखा है, वो कुछ ऐसा सर्किट है कि ये लगा दिया, एक इंडक्टर यहाँ लगा दिया और एक सोर्स यहाँ लगा दिया और एक इंडक्टर यहाँ लगा दिया और इसके साथ में एक कैपेसिटर लगा दिया 1/16 फैरेड का। ये 2.5 हेनरी का आपका म्यूचुअल हो गया। दिस इज 2.5 हेनरी। ये क्वेश्चन तो ऊपर का है, ये नीचे 2.5 हेनरी। ये इसका डॉट यहाँ पर है 5 हेनरी, इसका डॉट यहाँ पर है 4 हेनरी। ठीक है, और ये 10 ओम हो गया और ये दे रखा मेरे को V। वोल्टेज देखी क्या? वोल्टेज नहीं रखी मेरे को। हाँ, V तो मतलब ये वाली 60। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि एक तो क्या कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकाल दो, तो वो तो बहुत सिंपल है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का तो मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, K इक्वल्स टू M अपॉन अंडर रूट में L1 और L2। अगर ऐसा है तो सिंपल आंख बंद करके कर सकते हो, तो ये तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं इसमें। तो पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दे रखा है? 2.5 दे रखा है, डायरेक्ट रख दो और आपके पास ये पता है ये 5 है और ये 4 है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा लगभग 0.56। तो इतना सिंपल था, तो ये क्वेश्चन ही क्यों करवाया आपने अगर ऐसा फॉर्मूला रखना था तो? देखो ये तो चलो ठीक है, ये तो इजी है, ये तो रख दो फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास सेकंड चीज आती है, वो इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट दी एनर्जी स्टोर्ड, स्टोर्ड एनर्जी इन द कपल्ड इंडक्टर। मतलब इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है एट टाइम 1 सेकेंड। अगर टाइम 1 सेकेंड हो रखा है तो अब हमारे को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो अब हमें देखना पड़ेगा। तो मतलब ये वाला पोर्शन तो हमारे पास हो गया। अब हमें निकालना है एनर्जी। एनर्जी निकालने के लिए एक स्टेटमेंट सुन लेना पहले मेरा, कि टू फाइंड द स्टोर्ड एनर्जी वी नीड टू कैलकुलेट द करंट, टू फाइंड द करंट वी नीड टू ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्विवेलेंट टू द सर्किट। तो देखो, आपके पास इतना पता है कि मुझे तो एक चीज बताओ, इंडक्टर के अक्रॉस तुम्हारे को एनर्जी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता होगा? क्या फॉर्मूला होता होगा? हाफ एल आई स्क्वायर। या हाफ एल आई स्क्वायर। तो इट मीन वी नीड टू कैलकुलेट द करंट, और करंट अगर हमें निकालना है तो हमारे को ये पूरे फंक्शन को टाइम डोमेन में निकाल लेना है। जितने भी एक्सप्रेशन है सबको टाइम डोमेन में निकाल लो। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है। एनर्जी, करंट, और करंट आपके पास टाइम डोमेन में निकालनी है मेरे को। तो अब इसके लिए क्या करूंगा मैं, जो भी जितने भी एक्सप्रेशन है सबको चेंज कर लो एक बार। जैसे 60 cos 4t प्लस 30, इसको टाइम डोमेन में चेंज कर लिया। ये तो ऑलरेडी टाइम डोमेन में है, सॉरी इनको मेरे को टाइम डोमेन नहीं, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, गलती कर दी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना, ऑलरेडी टाइम डोमेन में है। तो कितना आएगा आंसर? बहुत पुरानी चीज पूछ रहा हूं मैं, कितना आंसर आना चाहिए इसका? 60। आगे एंगल कितना आएगा? 30। एंगल कितना? 30। एंगल 30। ओके, और क्या कर सकता हूं मैं? अगर 5 हेनरी है तो 5 हेनरी को मैं कैसे लिखूंगा, बता सकते हो? जे ओमेगा 5 एल। हेनरी
यहाँ पे ओमेगा मेरे पास कितना है, जे ओमेगा एल, ये भी पता है आपको, डायरेक्ट लिखते हो, जे को कुछ नहीं करना, ओमेगा आपके पास यहाँ पे 4 है और एल आपके पास 5 है, तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, J20। ये मैंने किस में चेंज कर लिया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में है क्या, ये क्या ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये J20 फ्रीक्वेंसी डोमेन में है क्या, नो सर। कितना है ये, जे ओमेगा एम, इसको भी सॉल्व करोगे तो J10, और मेरे पास क्या आता है 4 हेनरी, 4 हेनरी को मैं किस में लिख सकता हूँ, जे ओमेगा L2, जे ओमेगा L2 होगा तो वो किस में हो जाएगा, J16 के अंदर आ जाएगा, और मेरे पास क्या बचा 1/60 फेरेड, तो ये हो गया 1/J ओमेगा C, और इसको मैं चेंज कर सकता हूँ -J4 ओमेगा। तो ये तो मेरे फ्रिक्वेंसी और टाइम डोमेन में दोनों को मैंने निकाल लिया। सर ये निकाला क्यों, ऐसा क्यों करा आपने, तो देखो अब मेरे को क्या है ना, मेरे को यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चन, करंट निकालनी है मेरे को इन दोनों लूप्स के अंदर, मेरे को इसमें भी करंट निकालनी है और इसमें भी करंट निकालनी है। तो मैं जब सॉल्व करने लगूंगा ना क्वेश्चन को, तो मेरे पास सिंपल ये वाले एक्सप्रेशन होनी चाहिए, मतलब ये इस टाइप के एक्सप्रेशन होनी चाहिए मेरे फर्स्ट डोमेन के लिए। तो अगर मान लो मेरे पास दो लूप है, तो मैंने करंट अगर मैं निकालना स्टार्ट करता हूं, दो लूप है मेरे पास, अगर दो लूप है, दो में से अगर मान लो मैं करंट निकालना स्टार्ट करता हूं, तो मैं एक बार इधर से केवीएल लगा सकता, मैश लगा सकता हूँ, इधर लगा सकता हूँ, तो मैश 1 यूज कर सकता हूँ और मैश 2 यूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं। अब तो वाली एक वापस दिक्कत आने वाली है, बताओ क्या दिक्कत आने वाली है, क्या दिक्कत आने वाली है तुम लोग के लिए। सर एक सोर्स लगाना पड़ेगा वोल्टेज वाला। यस, उस 2.5 हेनरी को, इसको सेट करने के लिए यहाँ पे एक सोर्स लगाना पड़ेगा, ये तुमको करना है। तो इसके बाद में तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, अभी ये बच्चे वाले क्वेश्चन हो गए एक तरीके से। तो मैश 1 की हेल्प से आप I1 निकाल सकते हो, मैश 2 की हेल्प से आप I2 निकाल सकते हो, तो मैं दोनों की वैल्यू लिख रहा हूँ, इनको तुम सॉल्व कर सकते हो, कल ही सिखाया मैंने क्वेश्चन। I1 आपके पास आ गया लगभग 3.905 एंगल -19.4, और ये हो गया 3.254 एंगल 160.6 डिग्री। अब क्या होता है आपके पास, मेरे पास एनर्जी निकालनी होती है, तो एनर्जी का फॉर्मूला तो क्या होगा, टोटल उसमें एनर्जी बोली है, कपल के अंदर है, तो एनर्जी के लिए क्या निकालूंगा मैं, हाफ ऑफ एल I1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ L2 I2 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला याद रखना M I1 I2, ये फॉर्मूला लगेगा। कैसे आया, ये एक डेरिवेशन होती है, उसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है, लेकिन मैं तो डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, क्योंकि कपलिंग होती है तो वो दो की होती है, इससे ज्यादा कोई कपलिंग नहीं है हमारे पास। समझ में आया या नहीं, सर वो I2 के साइड आ में गया कितना सर। एंगल है? माइन I2 का आगे 160.6 डिग्री, 160.6 डिग्री। आपको ये सारी वैल्यू इसमें रखनी है और आपको सॉल्व करना है, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन सर एक चीज और है सर यहाँ पे, अब देखो एक बहुत अच्छी चीज अब तुमको समझाता हूँ मैं। सर एक बात बताओ, क्वेश्चन ने तो आंसर दे रखा है मेरे कुछ पॉइंट्स में, अब मैं कैसे रखूं, यहाँ पे हाफ रख दिया, L1 रख दिया, L1 खाया सर मेरे पास, L1 5 आ गया, 5 रख दो, या फिर ये रखोगे 5 रखोगे, J20 रखोगे, बताओ जल्दी, 5 रखोगे, ये रखोगे 5। 5, बिल्कुल सही, न्यूमेरिकल वैल्यू पे चलना है, इसको टाइम डोमेन में नहीं फ्रीक्वेंसी वाले चलना है। I1, अब I1 कौन सी रखोगे तुम, ये रखोगे पोलर फॉर्म में, I1 पोलर फॉर्म में रखोगे क्या, मत रख देना, I1 पोलर फॉर्म में मत रख देना, आपको I1 को रखना है आपको टाइम डोमेन फंक्शन के अंदर। तो ये होगा 3.905, कॉस आता है, कॉस के बाद आता है आपके पास ओमेगा टी प्लस माइनस का 19.4, एक करके बता रहा हूँ, आगे तो तुम लोग कर लोगे, ये आगे तुम कर लेना, प्लस एम का भी तुम कर लोगे। तो E इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटू 5 इंटू 3.905, ये कॉस आएगा, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, और टाइम डोमेन आपको क्वेश्चन में दे रखा है पहले ही, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड,
तो यहाँ पे 1 रखोगे, माइनस का 19.4, ये हो गया, का होल स्क्वायर। समझ गए? इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी और आपके पास टोटल फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो आंसर में लिख देता हूं 20.73 जूल। सर ये आपने ऐसा क्यों किया कि यहाँ पे कॉस की भी वैल्यू निकाल दी? जब भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो ये मान के चलना, गांठ मान लेना कि आपको ये क्वेश्चन को ए टू लेके जेड तक सॉल्व करना है। ए टू जेड तक आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या यहाँ पे चीजें समझ में आई? म्यूचुअल इंडक्टेंस की यस सर। एनर्जी का फॉर्मूला रट लेना, कभी भी पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस वाले फॉर्मूले पे। आपको इंडक्टेंस दे रखा होगा, आपको करंट दे रखा होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दे रखा होगा, आपको डायरेक्ट एनर्जी निकालने के लिए बोलेगा। और लेकिन वो क्वेश्चन पता है क्या होगा? वो क्वेश्चन बहुत बड़ा सा होगा, वो क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा सा लगेगा। ओके, मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है क्योंकि रुको सर, सर स्क्रीन राइट ब्लर है। वाला रुक जाना, स्क्रीन ब्लर राइट है। वाला रुक जाना। आप लोग चेक करिए यार, सबके ब्लर होती है, अगर होती है तो मेरे साइड से प्रॉब्लम होगी तो सबके ब्लर होगी, यस सर। ब्लड हो रही है सर। पूरी ब्लर हो रही है। ये वाली पे रुको, अब विंडो तो बंद है, अब दिख रहा है तुम्हें? यार अब मैं कैसे बताऊं तुम्हारे को, मतलब विंडो को तो मैं ठीक है तो ठीक है, अब ठीक है। मैं बताता हूँ, मैं रिडाइव करता हूँ वापस। E इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटू 5 इंटू 3.905, ये वाली वैल्यू उठाइए, 3.905 ब्रैकेट कॉस ओमेगा टी प्लस ब्रैकेट माइनस 19.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि होता है ना ओमेगा 2 प्लस थीटा होता है होल स्क्वायर। और बाकी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट आंसर ये है, बड़ा सा लिख सकते हैं 20.73 जूल। देखो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, हम हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हमें ना बिल्कुल ऑफलाइन तो नहीं बना सकते, लेकिन मैंने सेमी कंडीशन में रख रखा है तुम लोगों को, ना ये पूरा ऑफलाइन है ना ये पूरा एक टिपिकली ऑनलाइन वाला चल रहा है। मैंने सपोज करिए अभी मान लो मैं आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ाता और मैं आपको सिर्फ पीडीएफ ही पीडीएफ करके देता, जो नोट्स है वो नोट्स बना के मैं आपको रोज समझाता, आपको मैं आपको सिर्फ दिखता भी नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपको उस पर लिखता रहता। आई डोंट थिंक सो आपको इतनी चीजें भी थोड़ी बहुत आती, सब हवा में जाती ऊपर से। बस मेरा टारगेट एक ही होता है, कोर्स करने वाला। बाउंसर जाते, तुम कितनी मेरे से पूछ लेते? कुछ नहीं पूछ सकते, कुछ ज्यादा पूछ सर हम क्लास ही नहीं लेते ज्यादा, तो पहली बात ही हो जाती। अच्छा रब कर दो, हो गया होगा अब तो? यस यस सर। यस सर। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बिल्कुल बेसिक सी चीजें पढ़ ली, लेकिन ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलता है? कहाँ देखने को मिलता है म्यूचुअल इंडक्टेंस? ट्रांसफॉर्मर्स। यस, तो अब हम ट्रांसफॉर्म शुरू करेंगे, लेकिन इतनी उम्मीद रखना कितना करने वाला हूँ, ऐसे ज्यादा नहीं करने वाला हूँ। ट्रांसफॉर्मर का एक मशीन भी स्टार्ट कर दूँ, शुरू कर ही रहे हो तो सर। अब देखो मैं ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर भी कई टाइप के होते हैं आपके, सबसे पहले तो पता ही होगा, सिंगल फेज होता है, और कौन सा होता है? थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होता है, और कौन से होते हैं नाम बताओ ट्रांसफॉर्मर के? नहीं पता सर। इसका नाम तो पता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर।
यस सर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब पता है? यस सर। और स्टेप अप स्टेप डाउन तुम लोग जानते हो, लीनियर ट्रांसफार्मर होता है। ऐसे खूब सारे भी होते हैं, वो तुम्हारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो तो छोड़ दो, उसके अंदर वो पावर सिस्टम में आता है। लेकिन बेसिकली तुमने इनके तो नाम सुने होंगे। इन सब में मेरे पास क्या है, ये म्यूचुअल कपलिंग तो होती है, म्यूचुअल कपलिंग तो होती है। तो मैं आपके सिलेबस के अंदर आपको दो टाइप के ट्रांसफार्मर की म्यूचुअल कपलिंग करवाने वाला हूँ, जिसके अंदर एक तो मैं लेके चलूंगा लीनियर, जिसे बोलते हैं हम सिंगल फेज एक तरीके से, ठीक है। और दूसरा मैं आपको लेके चलूंगा एक आइडल ट्रांसफार्मर। थ्री फेज हमें भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज थ्री फेज आपके अभी आएगा भी नहीं, और जब तक आप थ्री फेज की बेसिक्स नहीं समझोगे, तो जो बेसिक्स तो मैं समझा चुका हूँ सारे, थ्री फेज के बेसिक्स में समझा चुका हूँ। कोई ऐसे इस पे पॉइंट मत करना कि सर आपने तो बताया नहीं तो थ्री फेज क्या होता है। बहुत मेहनत करी यार तुम लोगों के साथ थ्री फेज के अंदर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर, लीनियर ट्रांसफार्मर, आइडल ट्रांसफार्मर, ऐसे बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं। सबसे फर्स्ट मैं लेके चल रहा हूँ आपका लीनियर ट्रांसफार्मर। What do you understand by linear? Linear is nothing special. That is normal thing is a transformer generates four terminal device. उसे हम लीनियर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। चार टर्मिनल की डिवाइस को बस लो, दो तो ये हो गई और दो ये हो गई, बस। एक के साथ तो लोड लगा हुआ और एक के साथ सोर्स लगा हुआ। इस सोर्स के कारण म्यूचुअल फ्लक्स होगा, फ्लक्स के कारण यहाँ पे कोई वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी, ये लोड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ग्लो होने लग जाएगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताइए, जानते हैं? ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर बना दिया मैंने, ट्रांसफार्मर यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर बिल्कुल बेसिक पूछोगे सर ट्रांसफार्मर बताओ, तो ट्रांसफार्मर यही है। चार टर्मिनल की डिवाइस है, दो तो आपकी सोर्स से कनेक्ट होती है और दो आपकी लोड से कनेक्ट होती है। अब इसके बीच बीच में तो पता नहीं क्या क्या ही कनेक्ट करते हैं, एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करते हैं, रिएक्टेंस भी कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए। क्यों करते हैं? सिर्फ आपके लॉसेस कम करने के लिए। क्यों करते हैं? सिर्फ इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए। सपोज करिए इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है और इसके कारण इंड्यूस्ड हुआ, तो यहाँ पे आपके पास हो गया I2 करंट फ्लो हो गया। ये मेरा डॉट यहाँ लगा रखा है, ये भी डॉट यहाँ लगा रखा है मैंने। इसके तो एंट्री पे हो रहा है, इसके एग्जिट पे हो रहा है। ये एम ले लिया मैंने, म्यूचुअल फ्लक्स, ठीक है। ये बेसिक सी चीज हो गई। अब इसके अंदर और क्या चीज समझने की होती है मेरे पास, ये V हो गया, ये ZL हो गया, ओके। ये लीनियर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का बेसिक सा एक स्ट्रक्चर हो गया, इसमें कॉइल होती है। मुद्दा सिर्फ कॉइल का है, मेरा तो काम यही है कॉइल का। मेरा ये ना प्राइमरी का है ना सेकेंडरी का, मेरा मुद्दा तो सिर्फ ये है कॉइल का। और एक तीसरी चीज हो गई एम, मेरे पास एक तो L1, L2 और M, इन तीन चीजों पे फोकस करना है आपको अभी सर्किट एनालिसिस में। तो बाकी देखो मशीन पढ़ाता तो मैं फिर भी आपको ये पूरा समझाता, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं अगर अभी आज अगर ट्रांसफार्मर लेके स्टार्ट करने लगूँ तो कम से कम मुझे 10 क्लास लगेगी, तब जाके हाँ ये मैं मान सकता हूँ वो सिंगल पेज तो समझ में आ जाएगा कि सिंगल पेज की प्रैक्टिस कैसे होती है, न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। तो अगर लीनियर ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ, चार ट्रिक्स ये हो गए, जिसमें ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, दो मेरे पास इसके इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए। तो अब आगे क्या है मेरे पास, ये कौन सी कॉइल होती है मेरी, प्राइमरी कॉइल होती है। ये कौन सी होती है मेरी, सेकेंडरी कॉइल होती है। यार ये तो पता है, ये पता है तो एक काम करो केवीएल भी लगा दो फिर। अगर केवीएल तो मैंने लगा सिखाया है, केवीएल तो लगा ही सकते हो। केवीएल तो यहाँ लगा दूं तो माइनस का V प्लस का I1 R1 प्लस का L1 है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, J ओमेगा L1 I1। अब बात आती है कि यहाँ पे मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस भी लगाना, तो J ओमेगा M I1 भी लगाऊंगा मैं। ये तो समझ गए ना, आंख बंद करके बात कर सकते हो, I1 नहीं I2। ये तो समझ गए, आंख बंद करके लगा सकते हैं। यस सर। देखो इस चीज में मैं अब यहाँ पे मैं बोला कि ये कैसे रख दिया था आपने, ये सिखाया मैंने। इस वाली चीज को मैं तोड़ के ऐसे लगा सकता हूँ हर बार, वो डिपेंड करता है कैसे सोर्स जाना करंट जा रही है मेरे पास। तो वैसे कैसे मैंने यहाँ साइन नहीं लगाया, साइन बाद में लगाऊंगा मैं भी। ये इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, I2 R2 प्लस ZL R2 प्लस J ओमेगा L1 I2 L2 I2 और J ओमेगा M I1।
बताओ मेरे पास इस बार मेरे पास यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस में साइन कौन सा लगाऊंगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस में साइन कौन सा लगाऊंगा? माइनस। माइनस। क्यों लगाऊंगा? शायद समझ में आ चुका होगा, या माइनस साइन क्यों लगाऊंगा? जो मेरे पास अपोज कर रही है दोनों, और दोनों का ये एंट्री पॉइंट पे डॉट है, ये इसके एग्जिट पॉइंट पे डॉट है, तो यहाँ पे मैंने इसका माइनस लगाया। अब एक और चीज सर, कई बार तो आप यहाँ लगा देते हो, कई बार नहीं लगाते हो। देखो जितनी बुक्स पढ़ोगे, जितनी बुक्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट चलता है, यहाँ मैं लेके चल रहा हूँ तुमको, जहां जहां मैं बता रहा हूँ वहां तुम फोकस करोगे, तुम न्यूमेरिकल्स में भी सक्सेसफुली काम कर लोगे, तुम प्रैक्टिस में भी कर लोगे, तुम ऑब्जेक्टिव में भी कर लोगे। आपको पता है मेरा मेरे जब मैं आपको पढ़ाने लगता हूँ तो मेरे माइंड में आपका सब्जेक्टिव कोर्स होता है ना, एक होता है ऑब्जेक्टिव कोर्स, ठीक है, एक होता है न्यूमेरिकल कोर्स। मेरे माइंड में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे माइंड में आप लोगों के लिए तीनों चीजों का सेक्शन बटा हुआ रहता है, कि मैं अगर कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं तुम्हारे को उसके अंदर ये बता सकूं कि इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट कहां से बनेगा। मैं अगर तुमको ये पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे तुमको न्यूमेरिकल पॉइंट कहां से बनेगा। और सब्जेक्टिव पॉइंट तो हमारे सर्किट में सबसे ज्यादा कम होता है, सबसे कम वेटेज होता है सर्किट लेस, सबसे कम। सब्जेक्टिव तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। न्यूमेरिकल होता है वो करीबन 70% मान लो। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो न्यूमेरिकल से निकल के आता है वो बहुत वेटेज करता है, 20% तो मान के चलो, और 10% में ये एक्स्ट्रा सब कुछ आ गया। तो मेरा माइंड में सेक्शन रहता है, तो इसलिए मैं तुम्हारे को ये चीजें बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव पे फोकस कहाँ करना है, तुम्हारे को यहाँ पे करना है। केस बनते हैं चार, चार केस में से कोई सा पूछ सकता है आपसे, एक आपका आंसर आएगा। सर यस सर ये ये तो सेकंड वाला जो आपने केवीएल लगाया है सर, इसमें सर ZL R2 लिख दिया है सर। जेडल क्या लिख दिया मैंने? R2 लिख दिया क्या? थैंक यू, आपने मुझे बताया इसका, क्योंकि बोर्ड पे दिखता नहीं है आपके पास में। ओके सो ये दो इक्वेशन मैंने लिख ली, ये हो गया 1, ये हो गया 2। now what I need to do, I need to do one thing, that I'm going to calculate the input impedance Zin. I need to calculate the input impedance, और इनपुट इंपिडेंस क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट, यही होगा V अपॉन आई, और ये V अपॉन आई होगा इनपुट इंपिडेंस। लेकिन मेरे को जब इसका एक्सप्रेशन खोलूंगा, इसको करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आता है, वो मैं नोट डाउन करना डायरेक्टली, R प्लस जे ओमेगा एल प्लस, मैं भी डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि ये डेरिवेशन हमें याद नहीं करनी है, मशीन सब्जेक्ट नहीं है ये हमारा ये सर्किट सब्जेक्ट है। दो चीजों पर फोकस करना, जो इनपुट इंपिडेंस का जो मैंने एक्सप्रेशन है वो होता है ये। इनपुट इंपिडेंस होता है वो दो पार्ट में बटा होता है, ये जो होता है वो होता है मेरा प्राइमरी इंपिडेंस, और जो सेकंड वन जो मैंने लिखा है ना ओमेगा स्क्वायर एम स्क्वायर, दिस इज म्यूचुअल वन, सो दिस इज माय रिफ्लेक्टेड इंपिडेंस, दिस इज माय रिफ्लेक्टेड इंपिडेंस, मतलब दूसरे के कारण मेरे पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्टेड इंपिडेंस है। इसको मैं डिनोट करता हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं इसको ZR से डिनोट कर सकता हूं, कभी क्वेश्चन आ जाए तो मेरे पास। तो ये जो रिफ्लेक्टेड इंपिडेंस होता है ना, ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो म्यूचुअल है इसके कारण ही क्या होता है, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जो इनपुट इंपिडेंस है इसका भी रिफ्लेक्ट होता है, इसका इंपिडेंस भी रिफ्लेक्ट होगा। तो सिमिलरली केस यहाँ भी होता है, आउटपुट के अंदर इसका प्राइमरी का इंपिडेंस भी आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। गॉट इट? समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इसमें? यस सर। यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। Z इनपुट पे रिफ्लेक्टेड इंपिडेंस हमारे पास ये होता है। इफ रिफ्लेक्टेड इंपिडेंस इज देयर, देन द वन मोर थिंग इज दैट here input impedance will not be affected by the sign convention, by sign
of this mutual because we are having m square. तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव m हो या आपके पास नेगेटिव m हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके इनपुट इम्पिडेंस में आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा डॉट पोजीशन से। तो एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इन अ लीनियर और इन एनी ट्रांसफॉर्मर सिस्टम, इन अ लीनियर और एनी ट्रांसफॉर्मर सिस्टम, dot convection affect the input impedance, yes or no? Dot convection affect the input, which dot convection affect the input impedance? आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ये क्वेश्चन वापस बोल रहा हूँ, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि in linear transformer or in any transformer, if which type of dot convection can affect the input impedance? अब आपके पास आ गया एक ऑप्शन, और आपके पास एन और इसके अंदर मैंने डॉट लगा दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। अब बताओ आंसर क्या होगा इसका? व्हाट वुड बी माय आंसर? जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया अभी भी। सर दूसरा तीसरा दोनों लग रहे हैं। अरे आंसर नन ऑफ द अबव आएगा। नन ऑफ द अबव, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर हो रहा है। आपको क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजिंग वाला होता है, कौन सा आंसर सही है? लास्ट वाला आंसर सही है। समझ में आया? मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आप लोग जब एक बार पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा आपको। स्टेटमेंट एक बार पढ़ना, फिर इसके बाद समझ में आएगा। रब कर दूं, लीनियर ट्रांसफॉर्मर एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनपुट इम्पिडेंस। आगे चल सकता हूं या नहीं चल सकता? यस सर। दो चीजें हो रही है, वो छोटी छोटी सी और कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद वो ट्यूशन कल वाला करते हैं और आज के लिए बस इतना। फिर एक क्लास और लगेगी, उसको कंप्लीट करेंगे, तो इसके बाद सीधा हम लाप्लास कर जाएंगे। सर आज ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, नेक्स्ट क्लास में हमारा प्रैक्टिकल है। ज्यादा क्लास नहीं ले सकते मतलब? ज्यादा टाइम नहीं ले सकते क्लास के बाद में। लेना चाहिए या नहीं ले सकता हूँ? नहीं ले सकते सर, प्रैक्टिकल है नेक्स्ट क्लास में, नहीं ले रहा कल मैं। 11 बजे। अच्छा 9:45 पे स्टार्ट करी थी मैंने क्लास आज। ओके ओके ठीक है, मैं खत्म करने वाला हूँ जल्दी। हाँ वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा लोगों का, ठीक है। सब चीजें कंप्लीट कर देगा, रुको 2 मिनट, एक बार मैं इसको नोट डाउन कर दूं। ठीक है, आपके पास देखना, अगर मान लो कुछ इस टाइप का सर्किट आता है और कभी आपके पास डिफिकल्टी हो जाती है और बहुत जल्दी सॉल्व करना हो, आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना हो, तो क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लो सोर्सेस के अंदर अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है या फिर इसको हमको रिजॉल्व करना है सर्किट को, तो आप इस पर्टिकुलर सर्किट को आप पाई सेक्शन में और टी सेक्शन में दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई में और टी में। लेकिन उस समय इसके इंडक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ वाले केस में एल ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास L1 माइनस एम, एल बी की वैल्यू आएगी L2 माइनस एम, और एल सी की वैल्यू आएगी मेरे पास, वो आएगी एम। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको डायरेक्टली,
नो डेरिवेशन याद नहीं करनी इनकी। सिमिलरली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अगर मान लो मेरे को नीचे की तरफ अगर ये इसमें पाई वाले सेक्शन में करना है तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है LA का, वो बनेगा L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L2 माइनस m। LB का फॉर्मूला बनेगा मेरे पास L1 L2 m स्क्वायर L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन L1 माइनस m। और LC का फॉर्मूला मेरे पास लास्ट बनेगा, वो बनेगा L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपॉन m। ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा। ये स्टार में कन्वर्ट करने के लिए और ये पाई में, सॉरी ये T कनेक्शन में करने के लिए और ये पाई कनेक्शन में करने के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस। जल्दी से एक बार फॉर्मूला नोट डाउन करिए और वो कल वाले क्वेश्चन को मैं उसको समझाता हूँ एक बार, क्योंकि वो छूट गया तो फिर छूट गया, फिर वो आगे पता नहीं कब होता है। फिर जल्दी बताइए, मैं रब कर दूं फिर। डन। किसी का नहीं हुआ तो रोक देना। चलो कल वाले क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता हूं एक बार। तुमको नोडल वाली में दिक्कत थी तो बेसिक सी चीजें कुछ मैं कल नहीं बताई थी तुम्हारे को। उसका रीजन ये था कि शायद तुम लोगों ने थोड़ी मेहनत करी हो हो सकता है। ये था 2 मिली एम्पियर, ये था 6, ये था 2, ये था 2 और ये था 1 और ये शायद 12 था। ठीक है, क्वेश्चन ये था, हमको क्या निकालना था, आई नॉट निकालना था। अब यहाँ पे हमको थेवेनिन की हेल्प से हमको आई नॉट निकालना था, तो वो तो हमने कल निकाल लिया था। मैश की हेल्प से, तो मैश की हेल्प से तो बहुत ही इजी है आई नॉट निकालना। तीनों के अंदर करंट लगाना, तीनों के अंदर लूप लगाना है, वो लगा देंगे। सब लोग देखते चलना। थेवेनिन के रूप में तो आप लोग समझ गए थे, कल मैंने करके दिखा दिया था। मैश में क्या करूंगा, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा। इससे तो मुझे ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। तो इससे मुझे I1 तो पता चल गया 2 मिली एम्पियर, I2 भी पता चल जाएगा और I3 भी पता चल जाएगा। और मुझे सॉल्व निकालना है करंट I नोट। तो I नोट मेरे पास क्या हो जाएगा, I2 माइनस I3 के बराबर। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, ये तो हमने कल चीजें समझ भी ली थी और अभी एक चीज समझनी है, वो अब देखते हैं जो कल नोडल कर रहे थे। और जस्ट टेस्टिंग यू कि आप लोगों से भी पूछ रहा था कि करना क्या है। कितने नोड है यहाँ पे, कितने नोड लगा सकता हूं मैं? 4 नोड है, वन रेफरेंस नोड। 1 2 3 4 4 नोड है, 1 रेफरेंस नोड, 3 आपके पास नोड हो गए। लेकिन यूज कितने कर सकता हूं मैं? 2। कौन कौन से? सर 2 के एक तो ऊपर वाला, 2 1 के ऊपर वाला, बीच 1 के वाला और ऊपर। इधर। ये वाला नोड मैं यूज नहीं कर सकता। कल मैं कर भी रहा था, लेकिन आप लोगों में से किसी ने नहीं रोका मुझे कि सर ये करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस वोल्टेज सोर्स में मैं करंट कैसे निकालूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस वोल्टेज सोर्स में मैं करंट कैसे निकालूंगा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या कर सकता हूँ सर, इसको VB ले लो, इसको VC ले लो और इसको ले लो प्लस का 12, इस वाले पॉइंट को। तो आप जो ले सकते हो ना वो काम करेंगे ना हम। क्या कर सकते हैं, अब हम नोड 2 पे लगाएंगे, एक तो VB पे लगाएंगे। तो VB पे लगाएंगे तो VB क्या हो गया हमारे पास, इसके स्टार्ट करना है तो इस पर करंट क्या हो गई हमारे पास। मैं तो इधर नोड से क्या होता है, मैं तो ये मान के चलिए नोड से बाहर निकलती है, मैंने ये मान के चलिए नोड से बाहर निकलती है। तो क्या हो गया, VB माइनस का 12 अपॉन 6, प्लस में क्या कर लिया मैंने, आज कैसे भी कॉल आ रहे हैं, VB माइनस का 0 डिवाइड बाय। सर
सर अभी आपने इस 2 ओम को गायब नहीं करा ना वीटीएच के लिए, अभी तो आप सिंपल नोडल। तो सर ऐसे निकालना तो आता है मुझे, उसमें चाहिए वीटीएच के साथ नोडल कैसे लगाएं, ऐसे तो निकाल सकते। बताता हूँ एक बार को। वीबी हो गया और प्लस क्या हो गया, यहाँ से हो गया मेरे पास वीबी माइनस वीसी अपॉन 2। मैं सबके लिए समझा रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं सबके लिए ही समझा रहा हूँ। एक बार अगर कोई भूल रहा है तो ओके सर। यहाँ पे हो गया तो मेरे पास ये हो गया, ये हो गया, और करंट मेरे पास ऊपर से नीचे की तरफ आ ही रही है, ऊपर 2 वाली। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बीसी वाली क्या हो जाएगी मेरे पास, बीसी माइनस वीबी अपॉन 2 प्लस बीसी माइनस 0 अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा, करंट आ ही रहा है तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। एग्री करते हो दो इक्वेशन? यस सर। यस सर। हर स्टूडेंट को एग्री करना होगा, क्योंकि हम कल यहाँ से चलाओगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार क्यों नहीं कर सकते थे। कल स्टार्ट कर रहा हूँ तो भी आप नहीं बता रहे, फिर मैं सोचा कि अभी तुम लोग कुछ नहीं आता पता, तो फिर बाद में देखेंगे इसको। अब देखो अब क्या होता है, एक स्टूडेंट मुझे ये बोल रहा है कि यहाँ पे सर मैंने इसको ले लिया प्लस का वीटीएच माइनस का, प्लस माइनस वीटीएच ले लिया, अब लगाओ सर नोडल। बोला ना तुमने अभी, तो अब लगाओ नोडल। तो कैसे लगाएंगे अब? कोई स्टार्ट हिंट कोई कर सकता है? क्या ये नोड है या नहीं है, मुझे इतना बता दो एक बार। सर नहीं बीबी है। को बीटीएच मान लें। बीबी को ही वीबी नोड ही नहीं है अब। बीबी नोड ही नहीं है तो बीबी को कैसे मानोगे? वही वैसे तो सर। कौन कहा कि बीबी नोड नहीं है? कौन कहता है कि बीबी नोड नहीं है? बीबी में नोड है correct- बट सर वीबी को वीटीएच कर देंगे। हाँ, अब देखो सुनो इसको, चीजों को ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो नोडल हम फंस जाते हैं कई बार। इसको क्या हो गया, अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास 2 ही पॉइंट हो गए। अब आपके पास ये वीटीएच ही मानना पड़ेगा हमारे को, इसको ये वाला वीटीएच ही मानना पड़ेगा। तो क्या हो गया आपके पास, वीटीएच माइनस वीटीएच माइनस 12 अपॉन 6 लेना पड़ेगा। और इस तरफ क्या जा रहा है मेरे पास, जो बच रहा है वीबी माइनस वीसी अपॉन कितना है मेरे पास, ये 2। क्या ये मैं सही कर रहा हूँ क्या? वीटीएच माइनस वीसी। वीटीएच माइनस वीसी। अब मुझे एक चीज समझ के बताओ, क्या ये दोनों करंट तो मेरे पास बाहर जा रही है, तो इसमें आ रही कौन सी करंट है? यस सर। तो ये क्या मैं ये कर सकता हूँ ये वाली चीज? क्या ये लिख सकता हूँ मैं इसे? नहीं। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन से हम अटक जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट पे 0 वाली करना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब सुनो मेरी बात, हमें ये वाली जो टर्मिनल होती है ना, इस वाली को, इसको कैंसिल ही करना पड़ता है। ये मतलब ये नोड ही नहीं मानना पड़ेगा हमें, ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। समझ गए? आंसर करने से पहले तुम यहाँ पे रुका करो कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पे इसको इस इक्वेशन को इसके बराबर कर दिया तो कैसे कर सकते हो, ये भी बाहर जा रही है, ये भी बाहर जा रही है, तो आपके पास केसीएल लगा रहे हो। तो केसीएल का मतलब क्या होता है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही होता है। इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। या तो आप कर सकते हो, या तो एक करंट इधर लेके आओ, वही करंट को आपको इधर से फ्लो करा दो, एक ऑप्शन कर सकते हो। गलत वो भी नहीं होगा, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। आप फिर भी आप सही कर सकते हो। अब अगर लिए लेके चलते हो ना ऐसे वाला, कि मान लो मैंने ऐसा सपोज किया कि करंट ऐसे आ रहा है, इस तरफ से जा रहा है, ऐसे हो रहा है, तो आप इसको नोड ले सकते हो। तो मैं क्या ले सकता हूँ, हाँ इसको नोड ले सकते हो। कैसे लोगे, तो वीटीएच सर मेरा प्लस का है, किसी के लेके चलूंगा सर, करंट आ रहा है मेरे पास, तो कहां से आ रहा है, प्लस का 12 माइनस वीटीएच डिवाइड बाय 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, जा रहा है इधर से वीबी माइनस वीसी अपॉन, ये इक्वल्स में आएगा अपॉन 2। ये फिर भी आप कर सकते हो। समझ गए? अब तुम्हारा एग्जाम है, इससे ज्यादा मैं चीजों को नहीं बता रहा। नोडल से ऐसे करोगे, मैथ से ऐसे करोगे, थेवेनिन से ऐसे करोगे। इसलिए बोला था जहां पे करंट सोर्स दिख जाए वहां मैश लगा दो, काम खत्म।
तुम्हारी लैब है, अगर लैब में टाइम में नहीं पहुंचे तो तुम्हारे को स्केड्यूल में दिक्कत आ जाएगी, फिर तुम परेशान होगे। कितना एक्सपेरिमेंट हो गया सर, कितने आ रहे हैं, कुछ आइडिया? 12 एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट और रिटर्न है सर। सारे वर्चुअल है या कैसे है? 7 virtual, sir. 5 study experiments. Sir. 5 मिनट्स मोर, मैं एक बार बस अटेंडेंस ले लूँ। आर्यन, प्रीतेश, मोहित, राधिका, तम, ठीक है, ये तो सब कनेक्ट है। राघव सैनी प्रेजेंट है, राहुल प्रेजेंट है, मीना प्रेजेंट है, नागराज प्रेजेंट है, ताज प्रेजेंट है, शिवराज प्रेजेंट, रजनीश प्रेजेंट, राजू प्रेजेंट, राकेश प्रेजेंट, चौधरी प्रेजेंट, मीना एब्सेंट, रिंकू यादव एब्सेंट, ऋषभ प्रेजेंट, यादव प्रेजेंट, ऋतिक सिंह प्रेजेंट, ऋतिका प्रेजेंट, ऋतुराज एब्सेंट, चौरासी प्रेजेंट, मीरवाल एब्सेंट, वैष्णव